अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो हम कहते हैं द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द पॉइंट वेयर होल mass of the body is assumed to be concentrated, यानी वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट करता हो, लाई करता हो, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सपोज करें ये एक सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल्स का, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल का डिफरेंट मास होगा। तो अब हमारे पास एक ऐसी सिंगल पॉइंट होगी जहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि बॉडी का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास में लाइज इन द बॉडी और में लाइज आउटसाइड द बॉडी। जैसे ये रिंग है, अगर आप इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ये जो होगा वो बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी से बाहर होगा। तो इसलिए हम कहेंगे द सेंटर ऑफ मास may lie center of mass may be inside the body या may lies within the body or outside the body। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसे हो सकता है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वही होगा जो उनका जियोमेट्रिकल सेंटर होगा। सो पॉइंट ये है फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स their geometrical center is the center of mass। ठीक है, अब मसलन मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखें सपोज करें कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है। जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। और रेक्टेंगुलर का जियोमेट्रिकल सेंटर कौन सा होता है? जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे हम कहेंगे ये इनका सेंटर ऑफ मास है। पर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस तरीके से अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा? तो हम कहेंगे वो पॉइंट जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर होगा। इस तरीके से अगर हमारे पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो ये जो एक्सिस है इस पे लाई करेगा। तो इस केस में, रेक्टेंगुलर के केस में हम कहेंगे द पॉइंट वेयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट, और रेक्टेंगुलर ट्राइंगल के केस में हम कहेंगे द पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट, और ये स्फीयर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, और ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने ये सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। पर जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होंगे, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करें एक हमारे पास रॉड है, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होगी तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा।
मिड पॉइंट पे लाई करेगा। पर अगर आप सपोज करें हमारे पास ये रॉड है, ये रॉड अभी तो यूनिफॉर्म है, पर अब हमने क्या किया है कि इस रॉड के साथ यहाँ पे एक हमने मास हैंग कर दिया है और यहाँ पे भी हमने दूसरा मास हैंग कर दिया है। पहले इसका सेंटर ऑफ मास ये था। अब समझें अगर ये 5 किलोग्राम होगा, ये भी 5 किलोग्राम होगा, तो अगेन वी से कि भाई हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म है, फिर भी हमारा सेंटर ऑफ मास यही का यही होगा। पर अगर हम इस साइड पे 8 किलोग्राम की बॉडी अटैच करेंगे, अब ये हमारे लिए यूनिफॉर्म नहीं होगा, अब ये हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो उनका सेंटर ऑफ मास हम इस फार्मूले से कंसीडर कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होती है, और जब पॉइंट की हम बात करते हैं तो अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक कंपोनेंट होगा, 2 डायमेंशन की बात करेंगे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो 3 होंगे। बहरहाल उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर ऑफ मास जो होगा वो x, y, z होगा। और x हम कैसे करेंगे? तो हम इन सारे मास की जो है मूवमेंट ऊपर रखेंगे, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। ये हमें x एक्सिस में मिलेगा, इस तरीके से ये y एक्सिस में मिलेगा। सम यानी मूवमेंट ऑफ masses एंड सम ऑफ दी, ठीक है, masses, इस तरीके से z में मिलेगा। तो इस फार्मूले से हम जो हैं वो सेंटर ऑफ मास जो है फाइंड कर सकते हैं, और ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर हम उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक बात और देखें, सेंटर ऑफ मास जो होता है तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होती है बॉडी की जहाँ पे अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास में से गुजरेगी तो वो फोर्स बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सपोज करें अगर ये मेरे पास एक हैमर है, और ये इस हैमर का सेंटर ऑफ मास है। अगर इस हैमर पे मैं ये फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ये फोर्स अगर अप्लाई करूंगा तो ये फोर्स जो हैमर को डिस्प्लेस करेगा, यानी इसमें ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है। पर अगर इसी हैमर पे अगर मैं फोर्स, सपोज करो ये हैमर हो गया, और इस हैमर पे अब मैं फोर्स जो है वो ऐसे लगा रहा हूँ। जब मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा हैमर पे तो अब ये फोर्स क्या करेगा? हैमर को रोटेट करवाएगा, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं हो रही। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे द पॉइंट इन अ बॉडी या हम ऐसे कह सकते हैं the point in a body if where external force is applied, it produces only linear acceleration, means translatory motion। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास में से पास होगी तो वो फोर्स बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की इंफॉर्मेशन थी। अब जब हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ना पड़ता है। सेंटर ऑफ
ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की वो पॉइंट होती है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट लाई करता है। तो हम कहते हैं द पॉइंट वेयर होल वेट, the point where whole weight of the body is assumed, या the point where whole weight of the body is acting। वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा वेट एक्ट करता हो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें, जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट हो, पर हम कह सकते हैं कि कभी कभी सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगी वो ही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकती है। पर यह तब होगा जब आपके पास यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं। तो इसलिए हम पॉइंट लिख रहे हैं दी center of mass coincides with center of gravity in uniform gravitational field। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं। देखें, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? सपोज करें ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ये पार्टिकल्स हैं। इस केस में हर एक पार्टिकल के लिए जी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज़ छोटी है। तो हम कहेंगे हर एक पार्टिकल के लिए जी का वैल्यू सेम होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो इसके जो ये कंस्टिट्यूंट होंगे, कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे, सो हर पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल बॉटम पे होंगे उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक अलग होगी और जो पार्टिकल टॉप पे होंगे उनके लिए डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है इस पार्टिकल में ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए फील्ड एक जैसी नहीं है। तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते। अच्छा, एक पॉइंट दूसरी आपको याद रखनी है। हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है बॉडी में जहां पे वेट जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होगी तो वो फोर्स बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब आप बताएं, ये अगर एक बॉडी है और ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अगर ये पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और मैं यहाँ पे ही टॉर्क निकालना चाहता हूं जो टॉर्क वेट प्रोड्यूस करेगा, तो वेट भी यहाँ पे एक्ट करेगा। अगर वेट यहाँ पे एक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि इस वेट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रहा है। तो हम कहेंगे द वेट ऑफ बॉडी produces zero torque at the center of gravity। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये होती है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बेसिकली डिसाइड करता है स्टेबिलिटी। हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। सपोज करें, अगर मेरे पास ये कोन है, ये कोन के दो डिफरेंट पोजीशंस में दिखा रहा हूँ। ये कोन बेस पे बेस्ड है और ये कोन जो है अपेक्स पे बेस्ड है। अगर इन दोनों कंडीशन से मैं आपसे पूछूं ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इस केस में ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कोन में से ये दो पोजीशन में दिखा रहा हूं, इनमें से स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है,
तो आप खुद कहेंगे सर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये कैसे पता चला है? देखें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें लो है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें हाई है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली डिसाइड करता है स्टेबिलिटी, और हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होती है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी depends upon the stability of a body depends upon the center of gravity. For more stability, the center of gravity should be low as possible. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। अब देखेंगे, आप देखेंगे कि कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनका बेस नैरो होता है और कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनका बेस वाइड होता है। अगर आप इसका बेस देखें तो सपोज करें ये इसका बेस इतना है, ठीक है, इसका बेस ये हो गया। और अगर आप ये बेस देखें तो हम कहेंगे ये जो बेस है जिसका बेस नैरो होगा वो व्हीकल ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि जब बेस नैरो होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है और जब बेस वाइड होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। तो हम कहते हैं वो व्हीकल ज़्यादा स्टेबल होती है जिसका बेस वाइड होता है। ठीक है, सो द व्हीकल हैविंग wider base is more stable. So this is all about the center of gravity and center of mass. अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि when a body is in rest or moving with uniform velocity in a straight line, then this condition of body is known as equilibrium. याद रखिएगा, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस बॉडी के पास किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती है, ना उस बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन होगी, ना उस बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मकसद क्या है? तो हम कहते हैं when a body is in rest or moving with uniform velocity in straight line, when a body is in rest or moving with uniform velocity in a straight line, then body is said to be in equilibrium. फिर हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि when a body is in equilibrium, when body is in equilibrium, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, it must not have, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? ना उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होगी, ना उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ना उसके पास कोई नेट फोर्स होगा, ना ही उसके पास कोई नेट टॉर्क होगा। और ये बातें आप समझने के अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, अगर नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो बॉडी के पास किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब हम यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, हम कह रहे हैं हमारी बॉडी मूव भी कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स या काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के काइंड्स या टाइप। सो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो व्हेन अ बॉडी is in rest then such type of equilibrium are known as स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक से ही जाहिर है कि बॉडी रुकी हुई होगी, रेस्ट में होगी. इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल अगर आप डिसाइड करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे तो हम कहेंगे नंबर 1 एग्जांपल है अ बुक इज लाइंग ऑन टेबल. जब कोई बुक टेबल पे लाई करेगा तो हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. अब देखें कैसे. ये सपोज करें टेबल है और ये सपोज करें बुक है. ये बुक टेबल पे लाई कर रहा है. इस बुक पे 2 फोर्स एक्ट करेंगे, एक होगा वेट और एक होगा इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन. ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हम कहेंगे कि ये बुक जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. इसी तरीके से बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, यानी ये जो बिल्डिंग है सुपर्ब एकेडमी की, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस बिल्डिंग पे भी 2 फोर्स एक्ट करेंगे. एक होगा इस बिल्डिंग का वेट और एक होगा इस ग्राउंड का, जिस ग्राउंड के ऊपर ये बिल्डिंग लाई कर रही है उसका नॉर्मल रिएक्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज व्हाट? तो हम कहते हैं कि when a body is moving in uniform velocity, when a body is moving with uniform velocity in a straight line, then such type of equilibrium are known as dynamic equilibrium. So when a body is moving with uniform velocity, when a body is moving with uniform velocity in a straight line, then such type of equilibrium are known as dynamic equilibrium. अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल कौन से हैं? तो हम कहते हैं मोशन ऑफ पैराटोपर. मोशन ऑफ पैराटोपर, ये देखें जब कोई आदमी छलांग लगाता है किसी भी हाइट से तो वो अपने पैराशूट को ओपन करता है. तो 2 फोर्स लगते हैं, एक एयर रेजिस्टेंस होता है, एक वेट होता है. तो वेट एयर रेजिस्टेंस के साथ बैलेंस होता है और ये जो आदमी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है. तो हम कहते हैं ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम है. इस तरीके से दूसरा एग्जांपल नोट कर लीजिए. a spherical body moving vertically downward in fluid. याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था. अगर आपको याद नहीं होगा तो काशिफ को ज़रूर याद होगा कि a spherical body moving vertically downward in fluid चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था स्टोक्स लॉ में. तो हमने कहा था कि भाई जैसे स्टोक्स ने हमें बताया था कि जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड किसी फ्लूइड में मूव करती है तो वो बॉडी पहले एक्सेलरेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर 0 हो जाती है. फिर उसके पास एक वेलोसिटी आती है जिसको टर्मिनल कहते हैं. तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है तो हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है. तो आप इसको नोट करें. तो अभी हम इस पे कुछ MCQs करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और इक्विलिब्रियम पे, फिर आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, आप ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो एक MCQ से द पॉइंट ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स कैन ओनली प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन इज नोन एज. तो मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास.
तो ये गलत है क्योंकि कभी ना कभी कोइंसाइड कर सकता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, ये भी गलत है, हमेशा कोइंसाइड नहीं करता। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये सही है, ये पास पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज इनसाइड अ बॉडी, ऑलवेज आउटसाइड अ बॉडी, मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड। तो जैसे मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, 30 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम मासेस आर अटैच्ड टू अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 50 किलोग्राम मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इफ लेंथ ऑफ रॉड इज। तो अब ये देखें, ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ है 4 मीटर, एक मास हमने यहाँ पे रखा है, इसका मास है 30 kg, और एक हमने यहाँ रखा है, इसका मास है 20, और इसका अपना जो मास होगा वो लाजमी है, यूनिफॉर्म है तो बीच में होगा, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ मास सपोज करो 30 किलोग्राम से निकालना चाहते हैं, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका एक्स हम 0 अज्यूम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत की है। इसका एक्स कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, और इसका एक्स कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है। तो x2 2 होगा, x3 आपका 4 होगा। अब आप फाइंड कर सकते हैं, तो फार्मूला था m1 30 और इसका डिस्टेंस 0 है, और 50 इसका डिस्टेंस 2 है, और 20 इसका डिस्टेंस 4 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 30 + 50 + 20। तो ये 0 होगा, ये 100 होगा, 100 और ये होगा अपना 80, और इसको ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो x = 180 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा 1.8। तो 1.8 जो है, 1.8 मीटर हमने कहाँ से निकाला है, 30 kg से, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल देखें, ऐसा न्यूमेरिकल आपके बुक में भी है। 4 masses 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ यूनिफॉर्म 2x4 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर प्लेट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, इसके x इसका 4 होगा, y इसका 0 होगा, इसका x 4 होगा, y इसका 2 होगा, x इसका 0 होगा, y इसका 4 होगा। अब हम x में निकाल सकते हैं, x में कैसे मिलेगा, m1 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस 1 + 2 + 3 + 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा अपना 16। तो 8 + 16 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 24 होगा, डिवाइडेड बाय 10 यानी 2.4। x में होगा 2.4। अब y में निकालें, तो y में मूवमेंट निकालेंगे। इस मास का y डिस्टेंस 0 है, इस मास का भी y डिस्टेंस 0 है, इस मास का y डिस्टेंस कितना है 2, इस मास का y डिस्टेंस 2 है, और डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि सम ऑफ मासेस सेम होगा। ये 0 ये 0, ये होगा 8, ये होगा 6, 14 डिवाइडेड बाय 10 1.4 होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट मे हैव। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास क्या हो सकता है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन हो सकती है, तो नहीं होगी। क्या उसके पास नेट फोर्स हो सकता है, तो नहीं होगा। उसके पास वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी हो सकती है जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये पास पेपर में भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जैसे मैंने बताया। मोशन ऑफ पैराटोपर, ये डायनामिक है, तो ऑप्शन 3 होगा। तो आप इसको नोट करें, तो कुछ आगे और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक्चुअली मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, पर हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हैं, तो 3 हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
और वो स्टेट कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो हम कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट इज slightly disturbed and after disturbance it is able to regain its original position। सपोज करें अगर ये मेरे पास एक कोन है, ये बेस पे बेस किया गया है, अगर मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँगा तो थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद ये अगर मैं जैसे ही डिस्टर्बेंस रिमूव करूँगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ये जो कोन है इसकी जो स्टेट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे आप ऐसे समझें ये एक किस्म का कॉलर है और इस कॉलर पे एक मार्बल पड़ा हुआ है। इस मार्बल को मैं थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके फिर छोड़ दूंगा। तो जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो एक दो साइकिल के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं इस स्टेट को कहूँगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम if it is able to regain its original position after the slightly disturbance। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करके और उसके पास एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी तो हम इसको कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका एग्जाम्पल इज व्हाट? अ कोन विच इज बेस्ड ऑन इट्स बेस। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो हम कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ सके और वो डिस्टर्बेंस वाली पोजीशन से भी चेंज हो जाए तो हम उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ऐसे समझें कि ये एक कॉलर है और यहाँ पे ये मार्बल पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा अब क्या होगा? जैसे ही मैं डिस्टर्बेंस ख़त्म करूँगा ये मार्बल नीचे आ जाएगा, यानी डिस्टर्बेंस वाली पोजीशन से भी ये चेंज हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस नहीं आ सकेगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जिस तरीके से आप देखें ये कोन अपेक्स पे बेस्ट है। अगर मैं इस कोन को सपोज कर लें थोड़ा सा डिस्टर्ब मैंने किया, थोड़ा सा टिल्ट किया, तो जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूंगा और ऐसे टिल्ट करके इसको हाथ निकालूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा यानी मतलब डिस्टर्बेंस जैसे ही मैंने रिमूव की तो ना तो वो डिस्टर्बेंस वाली पोजीशन में रहा और ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहा, बल्कि एक न्यू पोजीशन उसने सेट कर ली है। तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। So a body is said to be in the state of unstable equilibrium if it is not able to return its original position, if it is not able to return its original position and disturbance position as well after slightly disturbance। इसका मतलब ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया, यानी हम किसी बॉडी को थोड़ा सा
डिस्टर्ब करें, और डिस्टर्ब करने के बाद ना तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सके, ना ही वो बॉडी डिस्टर्बेंस पोजीशन को मेंटेन कर सके, बल्कि एक नई पोजीशन में चली जाए, तो हम उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसका एग्जांपल है अ कोन विच इज बेस्ड ऑन इट्स अपेक्स। अब तीसरा जो इसका स्टेट है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है, अब सपोज करें कि ये मार्बल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और मैंने इसको फोर्स लगा के इसको यहाँ ले आया हूँ। जब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा और डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, अब ये अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगा, पर ये डिस्टर्बेंस वाली पोजीशन में रहेगा, यानी ये कोई नई पोजीशन भी नहीं ले लेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो था वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में था। तो हम कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन दी state of neutral equilibrium if it is slightly disturbed and it is not able to regain या to return to its original position but remains in disturbed position, then such type of state is known as neutral equilibrium. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करके उसको डिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ाएंगे तो हम देखेंगे वो एक नई पोजीशन को फॉलो कर लेगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आ सकेगा, पर जिस पोजीशन में हम उसको छोड़ेंगे वो उस पोजीशन में आएगा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये भी हो सकता है अ कोन विच इज़ बेस्ड ऑन इट्स साइज। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे ये आपस यानी ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यानी ये डिस्टर्ब पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो हम इसका एग्जांपल देंगे अ कोन विच इज़ बेस्ड ऑन इट्स साइड्स, जो साइड्स पे बेस्ड है। तो ये कुछ इसके स्टेट्स थे इक्विलिब्रियम के। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखें, आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या ये अनस्टेबल में है या ये न्यूट्रल में है? देखें, अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और डिस्टर्ब करने के दौरान अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हाई हो रहा है तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये होगा ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाई रहेगा, हाई हो जाएगा। और अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। अब आप जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मैंने बताया था ये जो है ये स्टेबल है, ये जो है ये अनस्टेबल है और ये जो है ये न्यूट्रल है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, देखें डिस्टर्ब करने के दौरान इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, तो ये स्टेबल में है। और ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो रहा था तो ये अनस्टेबल है। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम था, यानी चेंज नहीं हुआ था, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।